हेलो बच्चों, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने अपना वीडियो छोड़ा था जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7 के। तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ाते हुए उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे ले रहे हैं और आज हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने की, जहाँ पर हम पूरे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और अदरवाइज भी इम्पॉर्टेंट है अगर आगे चल के कोई 11th-12th में बायोलॉजी लेने में इंटरेस्टेड होगा तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। तो ऐसे कौन से प्लांट हार्मोन है उसका आपको एक एग्जांपल बताना है जो ग्रोथ को बेसिकली प्रमोट करता है। तो आप देखिए, ग्रोथ का एक एनिमेटेड वीडियो यहाँ पर लगाया हुआ है और उस एनिमेटेड वीडियो में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है। तो बेसिकली हमने 5 हार्मोन की बात की थी, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। तो जिसमें 3 हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें आपका शुरू के 3 ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, और 2 जो लास्ट वाले होते हैं इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। ठीक, तो ऑक्सिन जो होता है, दिस इज द प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ, दे प्रमोट स्टेम इलोंगेशन। तो बेसिक इनका काम है स्टेम इलोंगेशन। देखिए, स्टेम इलोंगेशन जो होता है वो क्या है कि ऊपर की तरफ शूट जो है अपने टिप से ऊपर की तरफ इलोंगेट होती है, बढ़ती है। लेकिन एक ख़ास बात और है कि अगर लेटरल ब्रांचेज आ रही होंगी, देखो ये शूट है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है, दिस इज़ द टिप, और ये हो गई ब्रांचेस, तो इसको बोलते हैं लेटरल ग्रोथ। ये हो गई हमारी लेटरल ग्रोथ और ये वाली हो गई हमारी लीनियर ग्रोथ। तो जब लीनियर ग्रोथ होती है तो लीनियर ग्रोथ में क्या होता है, प्लांट की हाइट बढ़ती है, और लेटरल ग्रोथ में प्लांट का जो पूरा जो एक जोन है जिसको वो कवर कर रहा है एरिया, वो बढ़ता है। अगर लेटरल ग्रोथ इंक्रीज कर जाएगी तो सारी की सारी एनर्जी जो है प्लांट को चारों तरफ एक्सपैंड करने में चली जाएगी, तो लीनियर ग्रोथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन का काम है प्लांट को ग्रोथ कराना ऊपर की तरफ, बेसिक मेजर काम उसका ये है। हालांकि अवेलेबल तो हर जगह रहेगा जहाँ पर भी टिप होगी, लेकिन मेजर उसका फंक्शन ये है कि उसको वो क्या करेगा, लीनियर ग्रोथ कराएगा। तो क्या करता है, साथ में 2 काम करता है, लीनियर ग्रोथ को इंक्रीज करता है और लेटरल ग्रोथ को डिक्रीज करता है। मान लें अगर लेटरल ग्रोथ बढ़ जाएगी तो वो ऑब्वियसली इफेक्ट डालेगी, क्योंकि जो भी एनर्जी होगी वो प्लांट की डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके पूरे पार्ट्स में। अगर एक पार्ट में ज़्यादा एनर्जी चली जाएगी तो ऑब्वियसली दूसरे पार्ट में एनर्जी जो होती है वो कम हो जाएगी। सो दिस इज़ द एग्जांपल। तो ऑक्सिन हार्मोन है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ लिखा भी हुआ है दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। तो लेटरल बर्ड्स में जो ब्रांचेज या कलियाँ वगैरह और जो नोड्स और इंटरनोड लेटरल में बनते हैं उसको वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ डू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हो सकता है बोर्ड वगैरह या किसी जगह पर आपको देखने को मिल जाए। हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल। टेंड्रिल जो होता है, जो हमारे क्रीपर्स होते हैं, वो जो किसी को पकड़ के चढ़ते हैं, जैसे लौकी का पौधा हो गया और तोरई का हो गया या इसी तरीके के। ठीक, तो यहाँ पर क्या करता है, टेंड्रिल जो होता है वो किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या आप ये समझिए कि टेंड्रिल कैसे हेल्प करता है प्लांट को ऊपर की तरफ ग्रोथ कराने के लिए। तो यहाँ पर एक खास बात हमने पिछले एक लेक्चर में इसी वीडियो के सीरीज़ में हमने देखी थी कि ऑक्सिन क्या होता है, टिप पर प्रोड्यूस होता है, और जिस डायरेक्शन में सनलाइट आती है प्रोड्यूस वहाँ होता है, लेकिन डिफ्यूज़ वो क्या करेगा, दूसरी डायरेक्शन में कर जाएगा। तो अगर सनलाइट यहाँ से आ रही तो ऑक्सिन इधर प्रोड्यूस होगा, लेकिन बाद में ये क्या करेगा, डिफ्यूज़ कर जाएगा, और डिफ्यूज़ करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर सेल जो होंगी वो इलोंगेटेड सेल बनेंगी, और यहाँ पर सेल जो होंगी नॉर्मल साइज जो होंगी वो रहेंगी छोटी। तो इस केस में जब प्लांट का इलोंगेशन हो जाता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो प्लांट इस तरफ जो होगा वो झुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेल्स जो हो गई ज़्यादा लंबी हो गई हैं, ज़्यादा इलोंगेट हो गई। अब टेंड्रिल के केस में भी यही होता है। टेंड्रिल में क्या करता है, देखिए अगर मुझे किसी चीज़ को रोटेट कराना है इस तरीके से, तो मैं क्या, अगर ये मेरा टेंड्रिल है, मुझे रोटेट कराना है, तो इस तरफ की सेल को मैं क्या कर दूंगा, लंबा कर दूंगा, और यही काम क्या करता है, ऑक्सिन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इस तरीके से रोटेशन और कर्व में आ जाता है और घूमने लगता है। ठीक,
इसकी जो ग्रोथ है वो क्या करती है, रोटेशन में ग्रोथ इसकी होती है। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो ये टेंड्रिल है, दिस इज टेंड्रिल, ये जो टेंड्रिल है ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, क्योंकि जो है एक डायरेक्शन में या एक पर्टिकुलर पेरिफेरी में जो है ग्रोथ ऑफ सेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और इलांगेट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मूव करता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब इसे कोई सपोर्ट मिल जाता है तो वहाँ पर ये पहुँचता है और अपने आप को वहाँ पर कॉइल करने लग जाता है। ठीक, तो इस तरीके से जब इलांगेटेड होंगी एक साइड में सेल्स तो क्या होगा, कॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से प्लांट जो है अपने आप को होल्ड कर पाता है और ऊपर की तरफ चढ़ पाता है। सो इस तरीके से अब यहाँ पर भी सेम रोल है, ऑक्सिन ही काम करेगा। ऑक्सिन हमने पीछे भी देखा, ऑक्सिन का ही काम यहाँ पर है, ऑक्सिन ही सेल की ग्रोथ को करता है, राइट। चलिए, सो अब ये अगर आपको इसमें लिखना हो तो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये देखना पड़ेगा, ऑक्सिन इज द हार्मोन दैट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड सपोर्ट। तो ये सपोर्ट जो हमने ये लकड़ी ये लगा रखी है, क्या सपोर्ट है, तो हम चाहते हैं कि प्लांट यहीं से जो है वो अपने आप को पकड़ के ऊपर चढ़े। तो ऑक्सिन जो करेगा टेंड्रिल की ग्रोथ करेगा, जिसकी वजह से टेंड्रिल में कॉइलिंग हो जाएगी और ये इसको पकड़ के ऊपर की तरफ चलेगा। इट इज सिंथेसाइज्ड इन द टिप ऑफ द शूट, शूट की टिप पर सिंथेसाइज होता है। देखिए नॉर्मल जो प्लांट होते हैं उनकी शूट जो होती है हमें दिखती है स्टेम में, लेकिन क्रीपर्स के केस में यही इनकी शूट है, यही इनकी टिप है। तो यहाँ पर ऑक्सिन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से जो है एक तरफ ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, दूसरी तरफ ग्रोथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी कॉइलिंग शुरू हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। देखिए हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर और ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या आप ऐसे कह लीजिए डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, तो हाइड्रोट्रोपिज्म में ऐसा डायरेक्शनल मूवमेंट हो जो वाटर से इन्फ्लुएंस हो रहा हो। अब वाटर से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो इस पिक्चर को एक बार हम देखते हैं और समझते हैं। देखिए ये रीजन जो है यहाँ पर ये वाटर को शो किया गया है और यहाँ पर प्लांट की शूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, रूट नीचे की तरफ ग्रो कर रही है। अगर लास्ट वीडियो किसी ने देखा होगा तो मैंने यहाँ पर बताया है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और जो रूट्स होती हैं वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती हैं। वाटर यहाँ पर है, अब रूट्स क्या करेंगी, देखिए रूट्स यहाँ भी ग्रो कर सकती हैं, यहाँ भी ग्रो कर सकती हैं, लेकिन जो नियर बाई वाटर अवेलेबल होगा रूट्स वहीं पर जाएंगी और यही फिनोमेना हो जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म, राइट। दिस इज हाइड्रोट्रोपिज्म। जो रूट्स की मैक्सिमम ग्रोथ होगी वो क्या होगी, उसी डायरेक्शन में होगी जहाँ पर वाटर अवेलेबल होगा, राइट। अब ये रूट्स को कैसे पता चलता है कहाँ वाटर यहाँ पर नियर बाई अवेलेबल है, तो रूट्स और सभी बॉडी में स्टिमुलेटिंग सेंसर्स होते हैं, जो उसको रिसेप्टर्स होते हैं, जो उसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को सेंस करते हैं कि वाटर कहाँ पर अवेलेबल है। अब इसके लिए आप जो एक्सपेरिमेंट जो बात करते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंट यहाँ पर जज कर सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंट जज करने के लिए आपका क्या है कि एक सेकेंड में इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये प्लांट है, पहले हम इसको देखेंगे बाद में इसको देखते हैं। अब इस केस में आप देखिए इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो रहा है, ये पेड़ है, छोटा सा पौधा है, ये इसकी रूट्स नीचे की तरफ आ रही हैं, यहाँ पर वाटर है, ये वाटर है, और ये वाली जो सॉइल है ये मॉइस्चर्ड सॉइल है, ये वाली क्या है, ड्राई सॉइल है। तो रूट्स की जो ग्रोथ हो रही है वो क्या हो रही है, रूट्स की जो ग्रोथ हो रही है वो नीचे की तरफ हो रही है मॉइस्चर सॉइल में, ताकि क्योंकि रूट्स को एक सेंस हो गया है कि भाई यहाँ पर वाटर अवेलेबल है, तो क्या करेगा, रूट्स की ग्रोथ नीचे होगी और धीरे धीरे ये क्या करेगा, वाटर लेवल तक इजीली जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगी, राइट। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें बताना है कि भाई किस तरीके से ये हाइड्रोट्रोपिज्म शो करता है। अब हमने क्या किया है, इस अरेंजमेंट में, राइट, यहाँ पर हमने एक गमले के साथ, मान लो ये पौधा किसी गमले में ही लगा हुआ है, तो उस गमले में हमने क्या कर दिया, एक दूसरा पॉट रख दिया है। बट ध्यान रखें ये जो पॉट होना चाहिए पोरस होना चाहिए। पोरस का मतलब है जिसमें पानी धीरे
धीरे धीरे क्या करे, रिसता रहे, क्योंकि मॉइस्चर तो बनाना पड़ेगा ना मिट्टी में। तो क्या करेगा, ये पोरस क्ले पॉट है, ये क्या करेगा, इधर धीरे धीरे क्या करेगा, पानी इसमें से रिसता रहेगा। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन जो वो कैसा हो जाएगा, मॉइस्चर्ड हो जाएगा, ह्यूमिड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेगा रूट्स, अब रूट्स का काम क्या है कि हाइड्रोट्रोपिज्म बिहेवियर शो करती हैं। अब रूट्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में अपने आप को क्या करेंगी, इंक्लाइंड या टर्न कर लेंगी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में रूट्स क्या कर रही हैं, अपने आप को उस तरफ ग्रोथ करा रही हैं जिस तरफ वाटर अवेलेबल है। तो वाटर, तो ये जो अट्रैक्शन है वाटर की तरफ, यही हाइड्रोट्रोपिज्म बिहेवियर है। सो इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट जो अगर मान लेते हैं एग्ज़ाम में आता है, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस मतलब मेरे को नहीं लगता कि आते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, लेकिन बोर्ड है कुछ भी पूछ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल। देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन हमने लास्ट एक वीडियो में हमने किया हुआ है इसी सीरीज़ में, तो वहाँ पर हमने डिटेल में बात की हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं एनिमल में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो बेसिक केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारे हार्मोन्स होते हैं, और ये हार्मोन्स जो हैं ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है वो सीक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, और इनका सीक्रेशन डायरेक्ट जो होता है वो ब्लड में किया जाता है, और ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड का सिस्टम है, जिसमें हमारा पीनियल हो गया, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, तमाम सारे ग्लैंड्स हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे प्लेस करता है, दिस इज ओनली ड्यू टू द एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज अवेलेबल इन द बॉडी, दे सीक्रेट इनटू द ब्लड, और ब्लड जो है पूरी बॉडी में जो है उसको कैरी करता है, और जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर उसको छोड़ देता है, वो अपना फंक्शन करता है, राइट। अब लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए क्या लिखेंगे। लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स की वजह से ही केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी में। और हार्मोन्स क्या होते हैं, दीज आर केमिकल फ्लूइड्स। ये मीन्स केमिकल होते हैं एक जो बॉडी सिंथेसाइज करती है, बॉडी इनको रिलीज़ करती है थ्रू दी हेल्प ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये जो केमिकल फ्लूइड्स हैं ये क्या करते हैं, दे आर सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसी तरीके से, अच्छा ये जो जैसे बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के ड्यूरेशन पे मैसेज का ट्रांसफ़र होता है। अब मैसेज का ट्रांसफ़र इन्हीं केमिकल्स के थ्रू होता है। अब मैसेज क्या है, मान लो बॉडी ग्रोथ करनी है, मान लो प्यूबर्टी है, मान लो सेक्स हार्मोन रिलीज़ करने हैं, तो इसके थ्रू क्या होगा कि वो जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो सब्सटेंस या केमिकल्स रिलीज़ करेंगे जो इस मैसेज को कैरी करेंगे टू द पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है, right? So hormones regulate the overall growth of the development of the animals। तो animals की बात है तो animals में जितना भी growth और regulations होता है वो हार्मोन्स की वजह से ही होता है, राइट। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पर आपसे अक्सर पूछ लिया करते हैं। देखिए अब ये डायग्राम तो आप नहीं बना सकते हैं, मान लेते हैं एग्जाम में आता है, तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, आप एक लाइन डायग्राम बना सकते हैं, और आप ग्लैंड की शेप नहीं दिखा सकते हैं लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट शेप दिखा सकते हैं, या नहीं दिखा सकते हैं तो आप उसकी लोकेशन वहाँ दिखा सकते हैं। अगर लोकेशन आपने दिखा दी तो वो भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कुछ तो मतलब आप एडिशनल दे रहे हैं उसके आंसर में, राइट। नेक्स्ट आते हैं, वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। देखिए आयोडीन वाला सॉल्ट होता है, आयोडीन एक सब्सटेंस है और वो हमारी बॉडी में होना चाहिए। अगर वो एक मात्रा से कम है तो हमारी बॉडी में कुछ डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और ध्यान रखिएगा वो कोई भी सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी में एक लिमिट से ज़्यादा भी बॉडी उसको अलाउ नहीं करती है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहाँ पर आपकी बॉडी उसको किसी माध्यम से शो करने की कोशिश करती है, तो वो भी है। तो आयोडीन साल्ट जो है हमारे पास क्यों एडवाइजेबल है, पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं। आयोडीन करता क्या है, देखिए जो
जो हमारे गले के पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर जो वोकल कॉर्ड है यहाँ पर हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है। दिस इज आवर थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या करता है, पूरी बॉडी में थायरॉक्सिन सीक्रेट करता है जो कि फैट और फर्दर मेटाबॉलिज्म को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। अब अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड है जो आपको एच शेप में दिख रहा है, मैंने पीछे वीडियो में बताया भी हुआ है, दिस इज अ एच शेप ग्लैंड, और इसके ठीक पीछे एच शेप का ग्लैंड होता है, दिस इज कॉल्ड पैराथायराइड। तो पैराथायराइड इसके पीछे होता है, ठीक। तो ये जो थायराइड ग्लैंड फ्रंट में है ये क्या करेगा, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, राइट। तो स्वेलिंग होने की वजह से ये जो पर्टिकुलर गला है ये कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिस बीमारी को बोलते हैं ग्वाइटर या घेंगा भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दिखाया गया है, इस केस में देखिए ये वाला जो पर्टिकुलर वन थायराइड ग्लैंड है ये दूसरा थायराइड ग्लैंड है। यहाँ पर हालांकि इतना डिस्टिंग्विश इजीली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्रोथ जो है वो ज़्यादा ही एक्सेसिव हो गई है। तो इस केस में आप देखेंगे थायराइड ग्लैंड जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, दिस इज ओनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो इस बीमारी का नाम होता है ग्वाइटर। सो आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन की ज़रूरत है थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब ये एक तरीके से एक्चुएटर का काम करता है। मीन्स ये क्या करेगा, अगर आयोडीन की अवेलेबिलिटी प्रॉपर होगी तो थायराइड ग्लैंड है वो भी प्रॉपर फंक्शन करेगा, और थायराइड ग्लैंड का फंक्शन ही थायरॉक्सिन रिलीज करना है। तो थायरॉक्सिन रिलीज जब प्रॉपर होगी जब आयोडीन अवेलेबल होगा, राइट। सो दिस हार्मोन रेगुलेट्स फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। जो हम फैट कंज्यूम करते हैं, जो हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, जो हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, इनका कहीं ना कहीं डाइजेशन होता है, इनका कहीं ना कहीं स्टोर होता है, सिंथेसाइज होते हैं, एक प्रोटीन कई प्रोटीन में चेंज होती है। तो यहाँ पर ये जो हार्मोन होता है हमारा थायरॉक्सिन, यही इनकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इवन डाइजेशन कह लीजिए आप उसको, या बॉडी के जिस पर्टिकुलर पार्ट में इसको सिंथेसाइज करके भेजना है, ये पूरा काम जो होता है वो आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थायरॉक्सिन ही कंट्रोल करता है। अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द बॉडी लीड्स टू द स्वेलिंग ऑफ नेक। नेक क्या करेगा, सूजन आ जाएगी, राइट, ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड नोन एज ग्वाइटर। अगर डेफिशिएंसी आयोडीन की हो जाएगी तो इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर जो है आयोडीन की मात्रा जो है वो बहुत कम है। मीन्स आयोडीन जो है हमें बहुत कम अवेलेबल होता है। सो इट इज़ वेरी स्ट्रिक्टली एडवाइजेबल कि आप जो है आयोडीन वाला नमक ही खाएं। टाटा नमक मैंने यहाँ पर लगाया गया है, अब मैं आपको जूम करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप किसी पैकेट में, आपके घर में नमक का पैकेट हो, या अगली बार जब आप खरीदें तो आप ज़रूर इसमें देखिएगा कि आयोडीन आप वहाँ पर लिखा होना चाहिए, राइट। दिस शुड बी योर आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो अगली बार ध्यान रखें, आयोडीन सॉल्ट को ही यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर बात कर रहा है हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सीक्रेटेड इनटू द ब्लड। अगर ब्लड में एड्रेनालिन जब सीक्रेट होगा तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो पहले हम ये देख लें कि ये जो हार्मोन है ये कहाँ से सीक्रेट होता है। देखिए ये वाला हमारा होता है एड्रीनल ग्लैंड, दिस इज एड्रीनल ग्लैंड, और ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, राइट। और ये क्या करता है, एक जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसका नाम है एड्रेनालिन। और जब ये सीक्रेट होगा तो क्या बॉडी में रिस्पॉन्स करेगा, किस तरीके से बॉडी एक्ट करती है। देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है, ये जब ही सीक्रेट होगा जब आप किसी डेंजर लाइक सिचुएशन में होंगे, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में होंगे, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा, ठीक। तो ये इमरजेंसी के ड्यूरेशन पे काम करता है। नेक्स्ट जो है, adrenaline is a hormone secreted directly into the blood and is transported to different parts of the body। किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में जो एड्रेनालिन है ये क्या करेगा, डायरेक्टली सीक्रेट होगा और डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट होकर ये क्या करेगा, मूव करेगा
इट स्पीड्स अप हार्ट बीट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है बॉडी में, ये क्या करेगा, हार्ट बीट की स्पीड को बढ़ा देगा और ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा। अब ज़रूरत क्यों है हार्ट बीट बढ़ाने का, ब्रीदिंग रेट बढ़ाने का? देखिए हार्ट बीट जब बढ़ेगी तो ब्लड जो है वो ज़्यादा जल्दी पंप होगा, ज़्यादा जल्दी पंप होगा तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा जल्दी आपकी सेल्स तक पहुँचेगा और वहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगा। सिमिलरली ब्रीदिंग भी कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन प्रोसेस को ही क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। अब ज़रूरत क्यों है, देखिए किसी भी डेंजर है इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में क्या होता है, बॉडी को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है मतलब ज़्यादा रेस्पिरेशन, ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस पर्टिकुलर पोर्शन में। जब ये हार्मोन सीक्रेट होता है तो ये क्या करता है, डायरेक्टली हार्ट बीट को जो है वो चेंज करता है, उनकी स्पीड अप कर देता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपकी रेस्पिरेशन रेट जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि हमें ज़रूरत क्या है रेस्पिरेशन रेट बढ़ाने की। रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई होगी मसल्स पर। जो हमारी मसल्स है, मान लो किसी ऐसी सिचुएशन में आपको दौड़ना पड़ जाए, राइट, तो उस समय जब दौड़ना पड़ जाए तो उस समय आपकी मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की, और जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल होगी थ्रू द रेस्पिरेशन। इसको हम लोग बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी होता है। तो जब भी आपकी लड़ाई हो या कभी बहुत फ्लाइट पर है, हाई एल्टीट्यूड पर जो है धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, जो है उस तरीके के बॉडी में रिस्पॉन्सिव चेंजेस आने लगते हैं, तो उस केस में यही हार्मोन आपकी हेल्प करता है, आपकी बॉडी को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अडेप्ट करवाता है और आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल करवाता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है सप्लाई चाहिए ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की मसल्स में, तो वो तभी मिलेगी जब ब्लड का सर्कुलेशन रेट बढ़ जाएगा, और ब्लड का सर्कुलेशन रेट बढ़ेगा हार्ट बीट की इम्प्रूव होने से और ब्रीदिंग रेट के इम्प्रूव होने से। तो यहाँ पर इट अलाउज मोर ग्लूकोज टू गो इनटू द ब्लड। ज़्यादा ग्लूकोज मतलब आपका हो गया C6H12O6, ये आपका शुगर हो गया जो कि ब्लड में ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो आपको डायरेक्टली ज़्यादा एनर्जी को प्रोवाइड करेगा और आप उस सिचुएशन को जो है बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर पाएंगे। देखो टैकल करने का ये मतलब नहीं है कि युद्ध कर लेना है और लड़ लेना, नहीं, इसका मतलब ये है कि उस सिचुएशन को आप हैंडल प्रॉपरली कर पाएंगे। जैसे कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पर आपको वहाँ से भागना भी पड़ सकता है, तो वो भी एक सिचुएशन है, वो भी एक टैकलिंग ऑफ सिचुएशन है, राइट। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करता है, इट डायलेट्स द प्यूपिल। जो आंखों में प्यूपिल होता है, जो पुतली होती है, इसको क्या करता है, डायलेट करता है। डायलेट करने से क्या होता है, आपका एरिया ऑफ विजन बढ़ जाता है। एरिया ऑफ विजन का मतलब आप ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा वाइड देख सकते हैं। मतलब आपका अगर आपके आसपास कोई खतरा है, पीपल डायलेट होकर आपको एरिया ऑफ विजन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा जो है एरिया कवर करके देख पाएँ। मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक के अलावा भी दूसरा खतरा वहाँ अवेलेबल है, तो यहाँ पर ये एरिया ऑफ विजन भी बढ़ाता है। इन कुछ सिचुएशंस को हम देखने की कोशिश करते हैं और आई होप इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, देखिए ये एक सिचुएशन है जहाँ पर यहाँ पर इनको जो है इससे खतरा है, तो खतरा है तो बॉडी ने रिस्पॉन्स क्या किया है, नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ चाहिए मसल्स को, ताकि वो क्या करे, फंक्शन कर सके। फंक्शन कैसे करेगी, कुछ इस तरीके से फंक्शन कर सकती है। तो देखिए जब कुत्ता अभी बंधा हुआ है, अगर इस कुत्ते को खुला छोड़ दिया जाए या बाय द वे ये जंजीर छोड़ के आ जाए, तोड़ के आ जाए, तो ये जो रफ्तार होगी ये बहुत तेज़ होगी। आई होप बहुत लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने ये सिचुएशन को अपनी लाइफ में ज़रूर कभी ना कभी फेस किया होगा। तो उस समय जब कुत्ता पीछे पड़ जाता है तो आपकी रफ्तार जो होती है डबल हो जाती है। हो सकता है उस समय जो है आप, अगर आपको ओलंपिक रेस में भाग दिला दिया जाए तो हो सकता है वो रेस भी जीत जाए। इस तरीके की कुछ सिचुएशन होती है। देखिए शार्क इनके पीछे पड़ गई, शार्क इनके पीछे पड़ गई, तो जो स्विमिंग की रेट ऑफ जो रेट है वो बहुत फास्ट हो जाती है। अब क्योंकि बचना है ना, दिस इज दी फ्लाइट हार्मोन है, फाइट हार्मोन। यहाँ पर इस सिचुएशन को टैकल कैसे करना, अब शार्क से थोड़ी ना लड़ने जाओगे, कुत्ते से थोड़ी ना लड़ने जाओगे, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू रन अवे। तो रन अवे के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा मसल्स को एनर्जी चाहिए, ज़्यादा मसल्स को एनर्जी चाहिए, तो ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट को आपका स्पीड अप करना पड़ेगा। सो दिस इज द बॉडी रिस्पॉन्स। जब
जो है इस किसी डेंजर सिचुएशन में होते हैं तो बॉडी इस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। और एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एक्सेसिव मात्रा में एड्रीनलिन सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड करती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड विद गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 2 बार 4 बार 10 बार स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि डायबिटिक की समस्या इंडिया में बहुत रेट से जो है फैल रही है। बहुत लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत हो रही है और किसी किसी के केस में डायबिटीज़ जो है इतनी ज़्यादा एक्सेसिव हो जा रही है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ जा रहा है। तो सबसे पहली बात है कि डायबिटीज़ जो होती है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हमारी बॉडी में पैंक्रियाज है, हम एक बार इसको देख लेते हैं, फिर इसको हम वीडियो के माध्यम से भी समझेंगे। हमारे स्टमक के नीचे जो होता है पैंक्रियाज होता है इस तरीके से। ये पैंक्रियाज क्या करता है, एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। अच्छा, केवल ये यही हार्मोन सीक्रेट नहीं करता इंसुलिन, इसके अलावा भी ये 3 और हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला हार्मोन आप देखिए, इसको बोलते हैं ग्लूकागॉन। तो ये पहला हार्मोन ये हो गया। दूसरा हार्मोन है हमारा इंसुलिन, और तीसरा हार्मोन है हमारा पॉलीपेप्टाइड। तीसरा हार्मोन है हमारा पॉलीपेप्टाइड, और चौथा हार्मोन है हमारा सोमैटोस्टैटिन, राइट। और इस ग्लूकागॉन को अल्फा सेल बोलते हैं, इंसुलिन को बीटा सेल बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड को गामा सेल बोलते हैं, और इसको हम डेल्टा सेल बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। 4 हमारे पैंक्रियाज जो होता है वो 4 हार्मोन सीक्रेट करता है। और हाँ, एक और मैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता दूँ, हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं, लेकिन पैंक्रियाज आपका एक ऐसा ग्लैंड है जो हेट्रोक्राइन है। हेट्रोक्राइन का मतलब है किसी सिचुएशन पर तो ये एंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है और किसी सिचुएशन पर ये एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करता है। एक्सोक्राइन का मतलब है जो भी सीक्रेशन होगा वो डक्ट में ट्रांसफ़र करेगा। एंडोक्राइन का मतलब है जो भी सीक्रेशन होगा वो ब्लड में ट्रांसफ़र करेगा। अब ये वाला जो सीक्रेशन होता है ये ब्लड में ट्रांसफ़र होता है, ये वाला सीक्रेशन ब्लड में होता है। तो ये हमारा हो गया एंडो, और ये वाला, ये पहला, तीसरा और चौथा, ये वाले हमारे क्या होते हैं, जो सीक्रेट होते हैं सीधे सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होते हैं, मतलब जो लोकेशन है वहीं पर सीक्रेट होंगे। तो ग्लूकागॉन, पॉलीपेप्टाइड और सोमैटोस्टैटिन, ये 3 मतलब पहला, तीसरा और चौथा, ये उस पर्टिकुलर लोकेशन पर सीक्रेट होंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलते हैं एक्सोक्राइन। तो पैंक्रियाज जो है हमारी एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है, एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है। जब एंडोक्राइन की तरह काम करेगी तो इंसुलिन सीक्रेट करेगी, जब एंडोक्राइन की तरह काम करेगी तो ग्लूकागॉन, पॉलीपेप्टाइड और सोमैटोस्टैटिन सीक्रेट करती है। एक बार मैं इस डायग्राम को हटाता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ एक वीडियो के माध्यम से, जहाँ पर आपको मैं इसको याद करने की भी टेक्निक बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए अल्फ़ा, बीटा और गामा और डेल्टा सेल हैं, राइट। तो यहाँ पर इसको याद करने का एक तरीका है, गो इन प्लेन सूट, GIPS। जी का मतलब ग्लूकागॉन, इंसुलिन, पैंक्रियाटिक, पॉलीपेप्टाइड, सोमैटोस्टैटिन, गो इन प्लेन सूट। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको दिख जाएगा जो सेल वो इंडिकेट कर रहा है वो पर्टिकुलर सेल्स जो हो जाती हैं, जो हार्मोन है वो क्या करेगा, हाईलाइट हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो 4 हार्मोन सीक्रेट करता है। हेटोक्राइन ग्लैंड है, कभी एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन करता है, कभी एंडोक्राइन की तरह फंक्शन करता है, लेकिन जब ये इंसुलिन सीक्रेट करेगा तो एंडोक्राइन की तरह काम करेगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन इज अ हार्मोन सीक्रेटेड बाय पैंक्रियाज दैट रेगुलेट शुगर लेवल इन ब्लड। इसको मैं पहले समझा देता हूँ फिर बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, अगर मान लो ये आपकी ब्लड वेसल है, यहाँ ये आपका ब्लड इसमें फ्लो कर रहा है, राइट, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड में क्या होता है, शुगर भी रहता है। तो ब्लड में साथ में रहेगा शुगर, राइट, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज भी बोलते हैं, शुगर। ठीक, ये शुगर की एक मात्रा एक लिमिटेड होनी चाहिए ब्लड में। लगभग आप ऐसे मान लो, सपोज करो, मैं कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो 100 मीटर जो है वो 100 ml जो शुगर है वो अलाउड है ब्लड में। अगर उससे ज़्यादा हुई
तो इंसुलिन का फंक्शन आएगा। तो इंसुलिन क्या करेगी, 100 ml से जितनी ज़्यादा, मान लो 120 ml हो गई शुगर, तो क्या करेगा, इंसुलिन सिक्रीट करेगा पैंक्रियाज, और उस 20 ml जो एक्स्ट्रा है वो उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करके उसको किसी नेक्स्ट दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं आपको यहाँ बता भी दूँ, इंसुलिन क्या करता है, जो शुगर है मेरी, इस शुगर को बस इसमें ये बात ध्यान रखनी, जो एक्सेस शुगर है, अब ऐसा नहीं कि ब्लड में से पूरी शुगर ही निकाल दी और पूरी शुगर निकाल के उसको जो है दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ शुगर तो ब्लड में चाहिए ही चाहिए। अब एक्सेस शुगर जो होगी, जो कि मेरा ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को क्या करेगा, ये इंसुलिन कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन, ठीक है ना, इसको ये सीक्रेट कर देगा, सॉरी सीक्रेट नहीं, कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। तो इंसुलिन का फंक्शन क्या हुआ, जो एक्सेस शुगर है उसको ग्लाइकोजन में सीक्रेट कर देगा। 100 ml तक अलाउड है, मान लो 120 ml शुगर हो गई है तो इंसुलिन अपना रोल प्ले करेगा। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 20 ml ही करेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि उसको करेगा। कभी कभी ये लेवल जो है मान लो 40 ml कर दिया कम, तो फिर ब्लड शुगर लेवल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 80 ml आ जाएगा, 70 ml भी पहुंच सकता है। तो बस ये इंसुलिन का काम है कि एक्सेस शुगर को कंट्रोल करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा शुगर को ग्लाइकोजन में, एक चीज़। तो अब बात आती है कि अब इंसुलिन अगर प्रॉपर मात्रा में सीक्रेट ना हो तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा ब्लड में। तो जब इंक्रीज कर जाएगा शुगर का लेवल, इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़। ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज कर जाए, कंडीशन हो गई डायबिटीज़। ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करना है, कौन करेगा, इंसुलिन। कहाँ से सीक्रेट होता है, पैंक्रियाज से, इसका दूसरा नाम बीटा सेल भी होता है, ठीक, ये एक चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंसुलिन कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा शुगर प्रेजेंट इन द ब्लड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में इसको ये कन्वर्ट कर देगा। अब अगर ये हार्मोन सिंथेसाइज नहीं हुआ, व्हेन दिस हार्मोन इज नॉट सिंथेसाइज इन प्रॉपर अमाउंट, देन द शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस, शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, अब तो कन्वर्जन हो ही नहीं रहा है, इंसुलिन का सीक्रेशन में गड़बड़ हो गया, इंसुलिन कम सीक्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से कम इंसुलिन अवेलेबल है, तो जो एक्सेस शुगर है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। धीरे धीरे ये सिचुएशन ऐसी आएगी कि ब्लड में जो है शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा और वो कंडीशन जो है वो डायबिटीज़ की हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ऐसे पेशेंट जिनमें शुगर लेवल एक्सेसिवली हाई है, डायबिटिक की सिचुएशन है। जैसे अब जब बॉडी ही इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर रही है तो अब ऑब्वियसली दूसरा तरीका तो यही बचा कि हम उसको बाहर से कहीं से इंसुलिन लें। अच्छा, आप इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, ये एक और क्वेश्चन है, हो सकता है कभी आपको देखने को मिल जाए। इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं, क्या इंसुलिन डायरेक्टली, आप ऐसा नहीं कि इंसुलिन की कोई टेबलेट आती हो तो आप उसको खा लीजिए, अगर खा लेंगे, अगर मान लो इसको आपने ओरली मुंह के थ्रू लिया तो क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही आप इसको ओरली लेंगे इट वुड ब्रेक डाउन इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस, ये जाएगा पेट में डाइजेस्टिव प्रोसेस के में पार्ट लेगा तो इंसुलिन वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो जो आपने इंसुलिन कंज्यूम किया उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक, अब इसके लिए क्या करते हैं, इंसुलिन के जो इंजेक्शन है वो डायरेक्टली जो है स्टमक में हम लगाते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो डायरेक्टली स्टमक में लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये जो कंडीशन है इंजेक्शन लेने वाली, ये बहुत जल्दी नहीं आती है, ये एक्सेसिवली जब बहुत ही ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल एक्सेस हो जाता है तब ये सिचुएशन आती है। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस ये ध्यान रखना है, क्या इसको ओरली ले सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर ओरली लिया तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पार्ट लेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट लेगा तो ये क्या करेगा, वहाँ पर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इंसुलिन का एज सच पर्पस खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, डायबिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू लेस और नो सीक्रेशन। देखिए, लेस सीक्रेशन होगा मेंटेन कर सकते हैं, नहीं सीक्रेशन होगा, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, एक्सेसिव डायबिटिक कोई पेशेंट है जहाँ पर इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर सीक्रेट हो रही, उस केस में तो इंजेक्शन आपको लेना ही पड़ेगा, राइट। तो
अगर लेस है तो काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात है, मैं एक नॉर्मल है, देखिए अगर जो पर्सन जो है फिज़िकल एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व है तो वहाँ पर क्या करता है, बॉडी अपनी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बॉडी जो है वो डायबिटिक नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है बॉडी के सारे ऑर्गन प्रॉपरली हार्मोन सीक्रेट करते हैं, प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है, अगर आप किसी भी हेल्थ इश्यूज से बचना चाहते हैं, आप अपने आप को फिज़िकल एक्सरसाइज में ज़रूर इन्वॉल्व रखिए, खेलिए, मोबाइल जो है उसको थोड़ा सा आराम दीजिए और अपने आप को, अपने शरीर को भी थोड़ा कष्ट दीजिए, और जो कष्ट आप अपने शरीर को देंगे ऑब्वियसली वो आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूव ही करेगा, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ बेनिफिट ही लेके आएगा। बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ। सो इन सच अ पर्सन ब्लड शुगर लेवल इज़ वेरी हाई। डायबिटिक पर्सन में ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होता है। एक इंडिकेशन में दे दूं, बहुत सारे लोग घर में ही जो है ब्लड का शुगर का टेस्ट कर लेते हैं, तो जो मशीन होती है, तो केस बता देता हूं। नॉर्मल केस कब होता है, जब आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है 70 से 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है, 70 से 100 है, ठीक। इसके कई मेथड होते हैं, खाली पेट और नॉर्मल, वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। बेसिक आप इतना समझ लीजिए कि 70 to 100 जो है वो नॉर्मल कंडीशन है। अगर मान लो ब्लड में शुगर का लेवल 100 से 125 के आसपास पहुंच जाता है तो उस केस में डायबिटिक होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में 4 बार उसको मेजर करें, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, दिख जाते हैं डायबिटीज़ के ड्यूरेशन पे, वो आपको धीरे धीरे इंडिकेट होने लगते हैं। दूसरा, बच्चों में ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया, लेकिन हाँ ऐसा हम मना नहीं कर सकते कि नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज़ 100 से 125 में बढ़ जाएगा। लेकिन एक यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखने वाली, जिस समय आप खाना वाना खाएंगे या तो उस समय पर जो है विद इन हाफ एन आवर या विद इन 1 आवर जो है वो शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद नॉर्मली ऐसे टेस्ट को नहीं परफॉर्म करते हैं। नॉर्मल रूटीन में आपने खाना खा लिया, थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद ही टेस्ट किया जाता है। या नॉर्मली आपने देखा होगा ये खाली पेट भी टेस्ट करते हैं। तो रिस्क ऑफ डायबिटीज़ बढ़ जाता है जब 100 से 125 के बीच में हो। लेकिन अगर जैसे ही 126 या और फर्दर हाई जाता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ है। अब क्या ये कंट्रोल हो सकता है? बिल्कुल कंट्रोल हो सकता है। आप अपनी जो है डेली रूटीन को चेंज कर लीजिए और आप कहीं ना कहीं फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाइए, थोड़ा फिज़िकल वर्कआउट करेंगे तो वो आपका कंट्रोल रहेगा, राइट। और कुछ चीज़ें हैं जो हम अवॉइड करते हैं, खासकर हम कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करते हैं। आपने देखा होगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डॉक्टर उनको बोलता है कि आप चावल मत खाइए और आलू मत खाइए, चीनी अवॉइड कीजिए। एक्चुअली ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो डॉक्टर, ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर बोलेगा, रिकमेंड करेगा, पर्चे में लिखेगा कार्बोहाइड्रेट मत खाइए। और बहुत सारे लोग हैं उनको कार्बोहाइड्रेट जैसी कोई जानकारी नहीं है, तो वो मतलब जो है आपको एक्चुअली मना करना चाह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से। तो वो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ें बता देते हैं। या एक मैं और एग्जांपल दूं कार्बोहाइड्रेट से, जो भी चीज़ें नीचे होती हैं जड़ों में, जो सब्जियां वगैरह ऐसी चीज़ जो जड़ों में ग्रो करती हैं उनको हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मतलब जो ज़मीन के नीचे ग्रो करती हैं, जैसे आपके हो गए आलू हो गया, अब चावल तो ऊपर होता है लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चीज़ को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो खासकर हमें ध्यान रखना है जो ज़मीन के नीचे वाली चीज़ें हैं वो डायबिटीज़ को इन्हेंस करती हैं, शुगर लेवल को ब्लड में बढ़ा देती हैं। लेकिन अदर और चीज़ों को आप इजीली कंज्यूम कीजिए। बेस्ट है आप हरी सब्जियां खाइए, ग्रीन वेजिटेबल इज़ बेस्ट, ग्रीन वेजिटेबल इज़ बेस्ट, आप उनको कंज्यूम कीजिए। आपको इन ऐसी किसी भी तरीके की परेशानी से जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, थैंक यू बच्चों। ये इस NCERT क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज़ है उसका लास्ट वीडियो था, ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम फर्दर किसी वीडियो में आएंगे और आई होप नेक्स्ट वीडियो हम रिप्रोडक्शन का लेके आएंगे जहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और जो है आप अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आइए। टिल देन गुड बाय, वी विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।